हेलो। इस वीडियो में हम लोग रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटी, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास 5 kg है, मतलब यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड हुआ और kg ये वेट का यूनिट है। तो 5 kg से एक कंप्लीट मीनिंग हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का मतलब वेट लिए 5 kg ही है, मतलब कंप्लीट मीनिंगफुल है। और जो स्केलर क्वांटिटी होता है अगर उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो सिंपल अरिथमेटिक मेथड जो होता है उसके द्वारा हम लोग ये जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है वो करते हैं। स्केलर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट उसका जो अल्फाबेटिकल लेटर होता है, अल्फाबेटिकल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वेलोसिटी स्पीड है, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम है, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और साथ में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर से डिस्प्लेस करता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। मतलब सिर्फ अगर हम बोल दे कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर से डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हुआ है कि हाँ किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। हमको वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम लोग 5 मीटर से डिस्प्लेस किए थे किसी ऑब्जेक्ट को, इसके साथ में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर से डिस्प्लेस किया है तो ईस्ट में डिस्प्लेस किया है, या वेस्ट में, या नॉर्थ में, या साउथ में, टॉप, बॉटम, या किसी भी डायरेक्शन में। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, etc। ये सब वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पे एरो मार्क होता है, या बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए सिंपल अरिथमेटिक मेथड से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए डिफरेंट अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग रेफरेंस पॉइंट देखेंगे क्या होता है। तो कोई भी पॉइंट, प्लेस, थिंग जिसको लेकर हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलेंगे? तो रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट कब हो सकता है? जब उसका पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से अगर चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट में होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से अगर चेंज होता है, बदलता है, तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक लेंगे कि पेड़ के पास एक गाड़ी खड़ा है, तो टाइम के पास होने के साथ साथ गाड़ी का जो पोजीशन है वो पेड़ से बदल नहीं रहा है। तो पेड़ यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हुआ और गाड़ी का पोजीशन चेंज जब नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट गाड़ी रेस्ट में है। वही गाड़ी अगर पेड़ से पोजीशन चेंज करता है तो बोलते हैं क्या गाड़ी मोशन में है। तो
यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन समझ गए होंगे। अब पॉइंट पार्टिकल देखेंगे। पॉइंट पार्टिकल क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके लिए हम लोग बात करते हैं पॉइंट पार्टिकल। तो जो डिस्टेंस कवर किया जाता है सर्टेन टाइम में, अगर ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा डिस्टेंस कवर करता है, ऑब्जेक्ट के जो साइज है उसके कंपेयर में अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट पार्टिकल बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पॉइंट पार्टिकल को कंसीडर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन जब स्ट्रेट पाथ पे होता है तो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। 2 डायमेंशनल मोशन क्या है? तो अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ पे मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। अगर ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इस वीडियो में या इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रेक्टिलिनियर मोशन को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्स एक्सिस के पैरेलल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई पीपल है, पीपल को हम लोग टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं एक स्ट्रेट पाथ पे, तो अलग अलग पॉइंट पे वो आएगा। तो सिर्फ टाइम के साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस पे चेंज करेगा। तो ये क्या हुआ, ये रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। ये पीपल का रेक्टिलिनियर मोशन है जो स्ट्रेट पाथ पे ही सिर्फ चेंज कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है और वो जिस पाथ से जाता है, अगर जो पाथ से जाता है अगर उसके टोटल पाथ लेंथ को कंसीडर करते हैं तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। मतलब जो डिस्टेंस होता है पाथ फंक्शन होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर ऑब्जेक्ट जिस पाथ से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया है तो उसके पाथ लेंथ जो होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट एक पाथ फंक्शन नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किस पाथ से जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। यह सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्टेंस का भी जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। और इसका जो यूनिट है मीटर पे एरो देकर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझ गए होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि ये पाथ फंक्शन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, पाथ फंक्शन है। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कोई ऑब्जेक्ट गया है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो निगेटिव नहीं होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन कराते हैं, तो एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट किया और फिर मूव करके उसी पॉइंट पे आ जाता है। वन कंप्लीट जब एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो सिर्फ वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे तो अगर डिस्टेंस देखें तो 2πr हो जाएगा। अगर मानते हैं r उस सर्किल का रेडियस है तो 2πr डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो जीरो होगा।
डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से ऑब्जेक्ट फिर नीचे आएगा, सेम पोजीशन पे लाई करेगा। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कुछ ज्यादा कवर करेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन अगर एच हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट को, एच हाइट तक कोई ऑब्जेक्ट को फेंके थे तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। डिस्टेंस 2h, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है इसको इंडिकेट करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता है। वहीं वेलोसिटी अब क्या करता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में कितना फास्ट मूव कर रहा है उसको इंडिकेट करता है। अब हम लोग स्पीड देखेंगे। तो स्पीड का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या इसको बोला जाता है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करता है वो उस बॉडी का स्पीड होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एक बॉडी का कंप्लीट जर्नी के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है और टोटल डिस्टेंस कवर करने के दौरान जो टाइम लगा उसके रेशियो को एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी का स्पीड लगातार चेंज हो रहा है तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, एक क्षणिक टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट का हम स्पीड पूछ दें तो उसके स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते कैसे हैं, तो जो टाइम इंटरवल लेते हैं, हम कोई भी टाइम इंटरवल ले सकते हैं जो 0 के नजदीक होता है। पूरा 0 नहीं होगा लेकिन 0 के नजदीक होगा। वो छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करेगा कोई बॉडी, तो उसके डिस्टेंस जो कवर किया है और टाइम है, उस डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड का एग्जांपल, कोई भी व्हीकल है वो मूव करता है, उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है। स्पीडोमीटर कोई भी बॉडी का या व्हीकल का वो एवरेज स्पीड को मेजर नहीं करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। वो पल पल का स्पीड बताता है, मतलब हर पॉइंट का उसका स्पीड बताता है। हर टाइम पे, हर टाइम मतलब डिफरेंट टाइम्स पे ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को बतलाता है। अब हम लोग वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी द डिस्टेंस कवर्ड, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस टाइम के साथ बदलता है लेकिन पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन है, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको डिनोट करते हैं V पे एरो से या U पे एरो से, हम लोग इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट भी स्पीड के जैसा ही होता है, ये मीटर पर सेकेंड होता है और CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो कोई भी मूविंग बॉडी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके टोटल जर्नी के दौरान एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम लगा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो है उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे क्या होता है।
तो ये भी एवरेज स्पीड के जैसा ही हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है। स्पीड के कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है तो हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होता है, और हम लोग जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं तो ये भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके रेशियो को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है, बराबर होगा, लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। क्योंकि एक हम एग्जांपल लेकर समझते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, वो बहुत घूम कर जाता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस तो पाथ फंक्शन होता है, तो जिस रास्ते से गया है वो पाथ लेंथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, और टाइम दोनों के लिए, मतलब ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए पाथ से जाए या उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको कवर करे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम है वो फिक्स है। तो टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम है, और टाइम दोनों के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन वहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे, हर एक मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है। अब हम लोग एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे कोई बॉल है जो स्मूथ सरफेस पे रोल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। वहीं अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे रफ सरफेस पे कोई बॉल को लुढ़का दे तो थोड़ा देर के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, मतलब उसका जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, बदल रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये एग्जांपल है। और मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, फिर अगले कुछ टाइम इंटरवल में कुछ कम डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले कुछ टाइम इंटरवल में कुछ कम डिस्टेंस कवर करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो रेस्ट में आ जाएगा। तो एवरेज ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे वो मूव कर रहा है और इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे 5-5 सेकेंड का हम लोग टाइम इंटरवल लेते हैं और 5 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, प्रत्येक 5 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो कोई बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। या ऑब्जेक्ट का जो अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर भी करता है, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन चेंज होते रह रहा है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर देते हैं, क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, प्रत्येक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड को हम
फिक्स माने, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, लेकिन वहीं ऑब्जेक्ट का स्पीड बोले सर्कुलर मोशन में, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर तो ये तो समझ में आ गया। अगर स्ट्रेट पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो अगर जैसे हम लोग 5-5 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिए, अगर 5 सेकेंड में प्रत्येक पहले 5 सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकेंड में 0 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकेंड में और 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। मतलब ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका टाइम के साथ जो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आता है, उसके वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है उसके रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन और टाइम इंटरवल। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है और 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड को वो गेन करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ? 0 हुआ, और फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो और टाइम 25 मीटर पर सेकेंड को गेन करने के लिए 5 सेकेंड लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? 25 माइनस 0 मतलब v माइनस u बाई टी, तो v 25 माइनस u मतलब 0, 25 माइनस 0 25 होगा, डिवाइडेड बाई 5, टाइम इंटरवल 5 था इसलिए 25 बाई 5 करेंगे 5 आएगा, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। अब वही एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हो, मतलब अगर u है, अगर u v से बड़ा हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी से बड़ा अगर इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव होता है, और निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन का एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। अगर कोई कार या कोई व्हीकल, बाइक मोशन में है, तो उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रेस्ट में आता है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होता है, और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट में आ जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा। या दूसरा एग्जांपल ले, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट में थ्रो करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। अब हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर चेंज इन वेलोसिटी, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल हो, तो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल हो, तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हुआ, कोई कार हो या बाइक हो, क्राउडेड सिटी में या स्ट्रीट में जब हम चलाते हैं, तो उसका जो चेंज इन वेलोसिटी वो चेंज करते रहता है, मतलब उसका वेलोसिटी को हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या है? तो कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ग्रेविटी के अंडर में फॉल करता है, तो उसके एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में जब गिरता है, तो उसके एक्सेलरेशन को लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो निगेटिव होता है, वो -g के इक्वल होता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखे हैं, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से छोड़े तो फर्स्ट सेकेंड में उसका जो स्पीड होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, और सेकेंड में मतलब 2 सेकेंड में अगर उसका स्पीड देखे तो क्या हो जाएगा, 2 × 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। फिर थर्ड सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3 × 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब इस तरीके से क्या होता है, इंक्रीज करते हुए ये अर्थ तक पहुंचता है। सेम उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट 1 सेकंड में वो 9.8 मीटर कम होता है, फिर अगले 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड कम होता है, फिर अगले एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से उसका वेलोसिटी डिक्रीज करते चले जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे इन्हीं को हम लोग देखे हैं, और अगला वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे।